Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. So let's start with today's lecture. Let's take a start with Bismillahir Rahmanir Rahim. So today is our 11th lecture of Animal Physiology 2. Today is Friday 1st May 2020. ये एक मुझे डायग्राम मिली सॉरी एक पिक्चर मिली थी कल का जो हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स पढ़ा था। तो अगर इसमें आप देखें हमारे पास कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स तब होती है जब हमारे पास मायोसिन और एक्टिन के दरमियान क्रॉस ब्रिज बनता है और वो एक दूसरे के ऊपर दोनों फाइबर्स जो है स्लाइड करती हैं। अब ये जो ट्रोपोमायोसिन है मैंने आपसे कहा था इट एक्ट एज अ ब्लॉकिंग, ये हमारे पास ने क्या किया जो बाइंडिंग साइट है उसको ब्लॉक किया होता है एक्टिन फाइबर्स के ऊपर कि जहाँ पे मायोसिन ने अटैच होना है। ठीक है, और इसके साथ ट्रोपोनिन। अब क्या होता है कि जब हायर लेवल्स ऑफ कैल्शियम होते हैं तो दीज हायर लेवल ऑफ कैल्शियम ओपन दिस और एक्टिवेट दिस ट्रोपोनिन एज अ रिजल्ट। जैसे ही ट्रोपोनिन एक्टिवेट होता है ट्रोपोनिन काज एज अ एक्टिवेशन ऑफ ट्रोपोमायोसिन, एज अ रिजल्ट ट्रोपोमायोसिन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस अकर होती हैं और वो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस देन उससे क्या होती है कि वो जो बाइंडिंग साइट थी मायोसिन की एक्टिन फाइबर्स पे वो ओपन हो जाती हैं और हमारे पास दोनों के दरमियान क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं और हमारे पास कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल होती है। तो ये एक मुझे पिक्चर मिली तो मैंने कहा ये भी आप लोग को दिखा दूं। कल नहीं मिली थी तो इसीलिए कल के लेक्चर में ये नहीं डाली मैंने, तो आज आप लोग इसको देख लें। सो नाउ वी स्टार्ट विद द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम इसमें अपने डिफरेंट टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स पढ़ लिया कि जिसमें हमारे पास हमने लिपिड हार्मोन्स भी पढ़ा और हमने प्रोटीन हार्मोन्स पढ़ा और प्रोटीन हार्मोन्स हमने पढ़ा कि सेकेंडरी मैसेंजर का सिस्टम यूज़ करते हैं, वो हमने 3 सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम्स भी पढ़े। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो दोज ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट देयर सीक्रेशन इनटू द ब्लड एंड ब्लड कैरीज इट्स सीक्रेशन टू द टारगेट सेल्स आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कि हमारे पास वो ग्लैंड जो अपनी सीक्रेशन ब्लड में सीक्रेट करते हैं और ब्लड जो है उस सीक्रेशन को टारगेट सेल्स तक ले जाए, उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। So first, here we will discuss classical endocrine glands. There are various endocrine glands present in the human body, but we have about 8 classical endocrine glands. Classical endocrine glands हम इनको क्यों कहते हैं? Classical हम उस चीज़ के साथ वर्ड यूज़ करते हैं जो किसी भी फील्ड का इनिशियल नॉलेज हो। लाइक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भी है जो मेंडल की जेनेटिक्स है, मेंडलिज्म जो है उसको हम क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं बिकॉज जेनेटिक की फील्ड में उसका जो काम था वो नॉवल काम था, कि यानी कि वो पायनियर वर्क जो होता है, पायनियर वर्क जो होता है उसके साथ हम क्लासिकल लगाते हैं। तो क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो शुरू शुरू में डिस्कवर हुए थे कि जब ये न्यू फील्ड ऑफ बायोलॉजी आई थी एंडोक्राइनोलॉजी, तो उसके बाद जो वेरी फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डिस्कवर हुए थे उनको हम क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। लाइक आप लोगों ने सुना होगा क्लासिकल म्यूजिक के, वो म्यूजिक जो शुरू शुरू में सबसे पहले जो म्यूजिक इजाद हुआ था ये उसको क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं। इसी तरह क्लासिकल जेनेटिक्स है, वी हैव मेंडलिज्म को हम क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं। तो हमारे पास क्लासिकल एंडो ऐसे तो बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास, बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे। और वो हमारे पास 8 हैं, लाइक जिसमें हमारे पास हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, गोनेड्स हैं और पिनियल ग्लैंड है। ये 8 हमारे पास क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। कहीं आपको 9 क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी मिलेंगे तो उसमें वो गोनेड्स में टेस्टिस और ओवरीज को अलहदा करके लिखते हैं, तो हमारे पास 9 क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो जाते हैं। ठीक है, so first of all we start with the hypothalamus. So as we all know that hypothalamus is a part of forebrain and it is a part of limbic system of forebrain और ये डायनसेफेलॉन का पार्ट है। अगर हम लोग आगे जाके डिटेल में ब्रेन जब पढ़ेंगे तो उसकी डिफरेंट हम डिविजन्स भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट बेसिस पे उसकी डिविजन्स हुई हैं, लाइक टेलेंसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, हमारे पास सेरिब्लम है, लिम्बिक सिस्टम है, थैलामस है। तो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अगर फोर ब्रेन में देखें तो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम और डायनसेफेलॉन का पार्ट है। इट इज प्रेजेंट इन द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन बिलो थैलामस। So as the name indicates, hypo means below and thalamus, so it is the part of brain that is present below the thalamus and it is present in third ventricle. Third ventricle, ventricle किसे कहते हैं? हमारे पास
ब्रेन्स में हमारे पास ह्यूमन ब्रेन में डिफरेंट कैविटीज प्रेजेंट है, यानी कि ओपन स्पेसेस प्रेजेंट है। ओपन स्पेसेस और कैविटीज को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, और वो वेंट्रिकल्स हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल होती हैं। उसका क्या फंक्शन है वो सब हम आगे जब मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा आप लोग को डिटेल में, तो उसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास वेंट्रिकल्स क्या है, दे आर ओपन स्पेसेस और कैविटीज प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड दे आर फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है वो थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट है। इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब हमारे पास आप लोगों ने अब तक आप पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको हर तमाम पुरानी किताबों में पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा गया होता है। लेकिन हमारे पास जो रिसेंट नॉलेज है उसके थ्रू हमारे पास हाइपोथैलेमस जो है उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आपकी जितनी भी न्यू रिसर्च आ रही है, जो न्यू बुक्स हैं, उसमें हाइपोथैलेमस इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा गया था? बिकॉज उन्होंने ये नोट किया था कि जितने भी बाकी एंडोक्राइन, जो क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, उनमें से मोस्ट की सिक्रीशन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रही है। तो इसीलिए इस बेस पे उन्होंने मास्टर ग्लैंड कहा था कि भाई यही जो है इन सब की मास्टर है, और इसी के हुक्म पे जो है बाकी ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है। लेकिन अब हमें पता चला है कि हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बाकी ग्लैंड्स की सिक्रीशन को तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को हमारे पास हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। देयरफॉर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नो मोर मास्टर ग्लैंड, बट नाउअडेज hypothalamus is known as the master gland because the secretion of pituitary gland is controlled by hypothalamus। और फिर आगे जो है फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। Hormones of hypothalamus are known as neurohormones, and as I have discussed earlier, that all those hormones which are synthesized by the neurons of central nervous system are known as neurohormones. We also have peripheral hormones, like अगर हमारे पास और बॉडी में जो हार्मोन्स न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उनके हार्मोन्स को हम न्यूरो हार्मोन्स नहीं कहते हैं। न्यूरो हार्मोन सिर्फ हम उन हार्मोन्स को कहते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट न्यूरॉन सिंथेसाइज करें, उनको हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। सो एज हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो ऑल द हार्मोन सिंथेसाइजिंग इन हाइपोथैलेमस आर नोन एज न्यूरो हार्मोन्स। If we look at the function of a hypothalamus, so it regulates internal environment of the body through autonomic nervous system. It controls heartbeat, body temperature, water and salts balance, etc. So hypothalamus performs a lot of functions in human body that we will discuss further when we study the nervous system or central nervous system, or when we study hypothalamus as a part of brain. But now we are studying hypothalamus as an endocrine gland. So as an endocrine gland, its function, it controls the secretion of pituitary gland by secreting different hormones. So what is the endocrine function of hypothalamus? That it is controlling different hormones of pituitary gland by secreting different hormones. So it is secreting its hormones. These hormones go to the pituitary gland, stimulate the secretion of particular hormone, and that particular hormone then further goes towards its respective gland and stimulates its secretion. Uh, Now we will study one by one different hormones secreting by the hypothalamus. There are a lot of, I mean hundreds of different hormones or chemicals that are secreted by the hypothalamus. But here we will discuss only the few famous ones which are most important and most famous hormones of hypothalamus. So the very first is the GHRH, growth hormone releasing hormone. So from the hypothalamus, hypothalamus releases growth hormone releasing hormone. This hormone then act on the anterior pituitary and stimulate it for the secretion of growth hormone. Uh, Basically, we have two lobes of pituitary, anterior pituitary and posterior pituitary. The hormones of posterior pituitary are ADH, antidiuretic hormone, or oxytocin. The posterior pituitary secrete these two hormones, oxytocin and ADH, and these two hormones we have I have discussed earlier that these two hormones are neurohormones, and they are synthesized by the neurons present in the hypothalamus, and the axons of these neurons are opening into the posterior pituitary. Therefore, the endocrine function or different hormones secreted by the hypothalamus act on the anterior pituitary, because posterior
because the hormones of posterior pituitary are already synthesizing in the hypothalamus, and they doesn't require any order or any stimulation from the hypothalamus. So hypothalamus is secreting growth hormone releasing hormone. This growth hormone releasing hormone is stimulating anterior pituitary for the secretion of growth hormone, and this growth hormone then stimulate the growth on all cells of the body. As I have taught you earlier that growth hormone, we have discussed different types of receptors or hormones, that is general hormones. So general hormones are those hormones whose receptors are present in all cells of the body. So growth hormone is one of the general hormones, as its receptors are present in all cells of the body. So when growth hormone is released by anterior pituitary, so it act on all the cells of the body, like all the cells of the body are the target cells of that growth hormone except few one. We will discuss further that which are the few cells on which growth hormone doesn't affect. So growth hormone then stimulate the growth of all cells of the body. How it stimulates growth? Like it increases metabolism, it increases protein synthesis, or it increases cell division, and we will discuss all these things when we study anterior pituitary, and we will discuss the growth hormone. So here we will only discuss that growth hormone releasing hormone. What is the function of growth hormone releasing hormone? Growth hormone releasing hormone is secreted by the hypothalamus, and it act on the anterior pituitary, stimulate the anterior pituitary to secrete the growth hormone, and then growth hormone further play its role on different cells of the body. The second hormone of hypothalamus is GHIH, growth hormone inhibiting hormone. GHIH, growth hormone inhibiting hormone. So this hormone is secreting or secreted by hypothalamus, and this GNIH or growth hormone inhibiting hormone act on anterior pituitary, and instead of stimulating it, inhibit the secretion of growth hormone from anterior pituitary, and the growth of all the cells of the body is inhibited. So when GNIH is secreted, so if the body is low in energy reserves, so hypothalamus or body wants to reserve energy, or they want to conserve energy, therefore they stop the growth of different cells. So when the growth is stopped, a lot of energy that is to be utilized in the growth process, it is conserved and is stored in the body. So this is the second hormone that is secreted by the hypothalamus. So GNIH, it is secreted by the hypothalamus. It acts on anterior pituitary and inhibit the secretion of growth hormone. The third hormone that hypothalamus is secreting is CRH, corticotropin releasing hormone. Corticotropin releasing hormone. So hypothalamus secretes corticotropin releasing hormone. This CRH acts on the anterior pituitary and stimulates anterior pituitary to produce ACTH. ACTH is adrenocorticotropic hormone. ACTH is adrenocorticotropic hormone. So this ACTH then acts on the adrenal gland to and stimulate the adrenal gland to secrete corticoid hormones. Its another function is it also inhibit hypothalamus. ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये सीआरएच एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट एसीटीएच. एसीटीएच फिर दो काम करता है. एक तो ये एक्ट करता है हाइपोथैलेमस पे और इनहिबिट करता है सीआरएच की सिंथेसिस. इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. लाइक सीआरएच इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एसीटीएच व्हाइल एसीटीएच इज इनहिबिटिंग द रिलीज एंड प्रोडक्शन ऑफ सीआरएच. तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए एसीटीएच जो है वो हाइपोथैलेमस पे से सीआरएच की रिलीज को स्टॉप करता है, और दूसरा एसीटीएच जाके एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, और वो फर्दर अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. और कौन कौन से हार्मोन्स है वो हम जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आप देखें जो ग्रोथ हार्मोन है या जीएचआरएच या ग्रोथ हार्मोन, इसका कोई भी हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं किया. बिकॉज क्या हो रहा है कि यहाँ पे जीएचआरएच आ रहा है और ग्रोथ हार्मोन
प्रोड्यूस हो रहा है। जब ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं चाहिए होती या प्रोडक्शन को रोकना होता है तो सिंपली हाइपोथैलेमस जीएचआईएच सिक्रीट करता है और ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन रुक जाती है। बट अगर हम सीआरएच देखें तो कोई भी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इसके अलावा कॉर्टिकोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन कोई नहीं है ताकि वो रिलीज करे हाइपोथैलेमस और वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके एसीटीएच की प्रोडक्शन को स्टॉप करे। तो हाइपोथैलेमस के पास क्योंकि सीआईएच या कॉर्टिकोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है तो एसीटीएच को खुद ही अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल सीआरएच आ रहा है तो एसीटीएच रिलीज हो रहा है, तो ये एसीटीएच जाके हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है, सीआरएच की प्रोडक्शन रुक जाती है और हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच की प्रोडक्शन भी रुक जाती है। तो एसीटीएच जो है अपनी प्रोडक्शन को खुद ही स्टॉप भी कर रहा है। तो इसके लिए इसीलिए ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करता है हाइपोथैलेमस पे, बिकॉज कॉर्टिकोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर इसने अपनी सिक्रीशन इसकी सिक्रीशन हमने रोकनी है तो इसकी सिक्रीशन स्टॉप करने का हमारे पास एक ही तरीका है, वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और ये हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है और सीआरएच की प्रोडक्शन रुक जाती है। तो जैसे ही सीआरएच की प्रोडक्शन रुक जाती है तो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच की प्रोडक्शन भी रुक जाती है। So the fourth hormone secreted by the hypothalamus is TSHRH, thyroid stimulating hormone releasing hormone. Thyroid stimulating hormone releasing hormone. So hypothalamus is secreting TSHRH. This TSHRH is acting on anterior pituitary and stimulate it to secrete thyroid stimulating hormone. This thyroid stimulating hormone then stimulate the thyroid gland to secrete thyroid hormones, and it also act on the hypothalamus in a negative feedback mechanism to stop the production of TSHRH। ठीक है, तो सेम वही केस है हमारे पास कि हमारे पास हर हार्मोन्स जो हैं वो हम 24 घंटे उसकी सिक्रीशन नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल TSHRH आया, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया कि आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट करो। तो जब तक ये आता रहेगा टीएसएच रिलीज होता रहेगा और हमारे पास टीएसएच की जो ओवर सिक्रीशन है वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हैज़र्ड है और वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमने जितने कंसंट्रेशन हमें टीएसएच की चाहिए, जैसे ही वो लेवल्स पूरे हो जाते हैं टीएसएच के, तो हमने क्या करना है, हमें इसकी प्रोडक्शन फिर रोकनी है ताकि टीएसएच की प्रोडक्शन रुक सके। तो इसी तरह जैसे ही लेवल्स पूरे होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है और इनहिबिट करता है द सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो जैसे ये हार्मोन रुक जाता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच की प्रोडक्शन भी रुक जाती है और ये भी इसीलिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे एक्ट करता है बिकॉज हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन ऐसा कोई हार्मोन प्रेजेंट नहीं है। तो टीएसएच को अपनी प्रोडक्शन खुद ही कंट्रोल करनी पड़ती है और इसको अपनी प्रोडक्शन को इनहिबिट भी खुद ही कराना पड़ता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। और ये जो है आगे और भी हार्मोन्स हैं लेकिन टाइम पूरा हो रहा है, तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज क्वेश्चन। सो टुडे क्वेश्चन इज ओबेसिटी इज मोर कॉमन इन फीमेल्स देन इन मेल्स, व्हाई? हमारे पास फीमेल्स में ओबेसिटी की रेशियो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, तो ऐसा क्यों है? फीमेल्स क्यों ज़्यादा प्रून है ओबेसिटी के, वो क्यों इतनी ज़्यादा फीमेल्स ओबीस हो जाती हैं और मेल्स में ओबेसिटी की रेशियो कम है? तो यही आपने आंसर देना है। तो जो भी आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही लगे, अपने कॉन्सेप्ट आप लोगों ने उधर कमेंट सेक्शन में देने हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ यू गाइस इन द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।